नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ रचना सिंह और आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको जिनसे आज मैं मिलवाने वाली हूं उनके बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूं। बड़े इत्मीनान से अब आप टेलीविज़न स्क्रीन के सामने ऐसे ही जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे रहिएगा, क्योंकि जिनके बारे में अभी मैं आपसे अपनी बातें साझा करने वाली हूँ वो बेहद ही ख़ास है। बेगूसराय का एक बच्चा जिसके दिल और दिमाग में शुरुआत से यही बात थी कि उसे कुछ अलग करना है, कुछ मुख्तलिफ करना है, कुछ भिन्न करना है, बाकियों से अलग करना है। और इसी क्रम में उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी होती है और जब पढ़ाई लिखाई पूरी होती है तो जैसा कि आपको पता है हर बिहारी घर में इसी बात पर चर्चा होती है कि यूपीएससी की तैयारी तो ज़रूर करनी पड़ेगी, लेकिन बच्चे के मन में ये भाव था कि कुछ अलग करना है और कुछ ऐसा अलग करना है जो कि फलक पर उसका नाम अलग तरीके से लिखे। और इसी क्रम में घर से वो बाहर निकलते हैं, बेगूसराय से बाहर निकलते हैं, शुरुआती पढ़ाई लिखाई पूरी करते हैं, घर वालों से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी होता है और उसके बाद पहुंच आते हैं पटना शहर। और इस राजधानी में आने के बाद ज़िंदगी बदल जाती है, पत्रकारिता में कदम रखते हैं और लंबा वक्त तकरीबन कुछ 15-17 सालों का वक्त वो पत्रकारिता में देते हैं और एक अच्छी पत्रकारिता करते हैं। कई सारे शख्सियतों का इंटरव्यू करते हैं, जाने माने चैनलों में काम करते हैं और उसके बाद इस बच्चे का जो बाल मन था, जो शुरुआत में जिस बेगूसराय से वो आगे निकला था और ये सोच कर निकला था कि कुछ अलग करना है, उसी क्रम में जब पत्रकारिता से भी दिल कहीं कुछ भर आया तो लगा कि चलो आगे चलते हैं। और जब वो आगे बढ़ते हैं तो मन करता है कि अब कुछ लिखा जाए, अब कुछ रचा जाए। और जब लिखने और रचने की बात आती है तो शुरुआत होती है छोटी छोटी नज़मों से। नज़में लिखते हैं, गज़लें लिखते हैं और ये सारी नज़में और गज़लें उन्हें बहुत पॉपुलर बनाती हैं। और अगर मैं बात करूं अगर मंचों की तो वहाँ खूब सारी तालियां वो बटोरते हैं और यहाँ से मन करता है कि अब पत्रकारिता को छोड़ देते हैं, अब कुछ लिखते हैं, पढ़ते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। और उसके साथ ही ये दौर शुरू होता है जहाँ उन्होंने कई सारे नॉवेल्स लिखे, कविताएं लिखी, नज़में लिखी, गज़लें लिखी और उसके साथ आगे ये सिलसिला यहाँ तक भी नहीं रुकता है, सिलसिला आगे बढ़ता है और अब मन करता है कि कुछ गीत लिखे जाएं। फिल्मी सफ़र की तरफ बढ़ने का दिल करता है और लगता है कि अब ये राजधानी उनके लिए छोटी पड़ रही होती है और यहाँ से वो निकल करके पहुँच जाते हैं बम्बई यानी मुंबई। इस महानगरी में पहुँचने के बाद सिलसिला आगे बढ़ता है, कई सारे काम मिलते हैं और कई सारे फिल्मों में वो गाने लिखते हैं। तो ये सारी स्टोरी जो मैंने आपको इतने फास्ट फॉरवर्ड में बताई है, इसे अब बड़े इत्मीनान से समझने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे जिनके बारे में मैं ये बात बता रही हूँ। जी हाँ, तो कार्यक्रम में आज हम स्वागत कर रहे हैं नीलांशु रंजन जी का, जो पत्रकार रहे हैं, शायर रहे हैं और जाने माने गीतकार रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और बिहार बिहान के सभी नाजरीन हाजरीन को मैं आदाब करता हूँ, सलाम अदा करता हूँ, तस्लीम अर्ज़ करता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ। जी जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है आप आज सामने बैठे हैं और आपका ही इतना शानदार परिचय चल रहा था। और जैसा कि मैंने कहा कि कहानी मैंने ज़रा फास्ट फॉरवर्ड की है, अब ज़रा इत्मीनान से बात करेंगे। और जब बात इत्मीनान से बात करने की आती है तो शुरू से शुरू करते हैं। बेगूसराय से में जब आप रह रहे थे, कैसा था वहाँ का पूरा माहौल और कैसे लगा कि कुछ अलग करना है? और ये जो महत्वाकांक्षा थी वो क्यों रुक नहीं रही थी, थम नहीं रही थी और लग रहा था कि जीवन में कुछ अलग करना है, लोगों से अलग करना है, बाकियों से अलग करना है? जी रचना जी, जो तारुफ में आपने तो एक बड़ी लंबी चौड़ी बातें कही और ये सही है कि बेगूसराय अब तो बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया, लेकिन उस वक्त जब मैं छोटा था और जब पढ़ाई कर रहा था तो बेगूसराय कोई बहुत बड़ा शहर था नहीं, छोटा सा ज़िला था वो जो है। और हमारे स्कूल का भी माहौल कोई ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं था कि बहुत ज़्यादा कुछ उस तरह की मतलब सोसाइटी के लोग आ रहे हैं, देहात के भी थे, कस्बा के भी थे, उस तरह के थे। लेकिन उन लोगों के दरमियान रहते हुए भी कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में जो है कुछ बातें चलती थी और मैं
मैं सपने देखता था, मैं खुली आंखों से मैं ख्वाब देखता था, और एक मुझे लगता था कि नहीं, मुझे कुछ मुख्तलिफ करना है। बचपन से ये मेरे दिमाग में आया, कैसे आया, क्यों आया, लेकिन हाँ, कुछ अलग करना है और कुछ अपनी पहचान बनानी है, जाते जाते कुछ अपना निशान छोड़ जाना है। तो ये मेरे दिमाग में था और ये मुसलसल ये चलता रहता था, लेकिन कैसे करना है, क्या करना है, वो धीरे धीरे वो मंज़र वो साफ़ होता चला गया। शुरू में तो बहुत साफ़ नहीं था, लेकिन हाँ, वो था मेरे दिमाग में कि कुछ करना है, और कुछ करना है तो वो करते करते बेगूसराय से पटना, जैसा कि आपने कहा कि पटना से मुंबई, और अब देखिए आगे का सफ़र कैसा रहता है। सफ़र जारी है, ऑफ कोर्स मकाम नहीं मिला है अभी, लेकिन सफ़र जारी है। और सफ़र ही सबसे ख़ास बात होती है सर, और सफ़र में जब आप रहते हैं तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल कर लेते हैं। ज़रा कम पाएंगे या ज़रा ज़्यादा पाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ पाते तो ज़रूर हैं। एक और बात हम आपसे समझना चाहेंगे कि जब तैयारी की बात चल रही थी घर में कि अब यूपीएससी के लिए तैयारी करना है, पढ़ना है, और वहाँ मन कर रहा था कि कुछ अलग करना है, तो ये पत्रकारिता आपने कैसे चुनी? क्योंकि जिस दौर में आपने पत्रकारिता की है वो दौर भी बहुत अलग था, पत्रकार अलग थे, लोग अलग थे, समाज भी अलग था, तो पत्रकारिता को ही आपने क्यों चुना? जी, यूपीएससी का तो था, मेरे परिवार वालों का यूपीएससी तो, और दिया भी मैंने, और संयोग से पीटी निकल भी गया मेरा जो है, लेकिन खैर उसमें मैं बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। लेकिन एक वाक़या मैं बता देता हूँ कि बचपन से जो उस समय तो रेडियो था, दूरदर्शन का तो ज़माना भी नहीं था, तो रेडियो पर समाचार वगैरह आया करता था, तो एक समाचार वाचक हुआ करते थे अनंत कुमार सिन्हा, और वो आता था कि अब आप अनंत कुमार सिन्हा से समाचार सुनिए, और मैं छुटपन में ही वो जो है वो आवाज़ मुझे खींचती थी, और मुझे लगता था काश मेरी आवाज़ भी इस तरह से जो है आकाशवाणी में जाए और गूंजे उस तरह से जो है। तो वो बात मेरे जहन में, मेरे मतलब जहन और दिल में वो बात बैठ गई, और मुझे लगा कि नहीं, ये इस तरह की आवाज़ मेरी भी गूंजनी चाहिए। तो फिर बाद में जो है जब मैं बड़ा हुआ तो फिर अखबार से जुड़ना चाहा, लेकिन उस वक्त जो है वो टीवी मीडियम आ चुका था। जब मैं आया था कॉलेज वगैरह में, जब मैं पास आउट हो गया तो टीवी मीडियम धीरे धीरे आ रहा था जो है, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे टीवी से जुड़ना है और मुझे वहाँ अपनी पहचान बनानी है, लोग मुझे पहचानें। जब मैं कहीं निकलूँ तो लोग कहे कि हाँ, ये नीलांशु रंजन है। तो वो पहचान वो बनाने का वो एक थी, मेरे मन में एक ज़िद थी, और जिद्दोजहद उसी को लेकर वो जारी भी रहा। तो देखिए कैसा क्या रहता आगे का सफ़र जो है। जी, और पत्रकारिता से क्यों मन भर गया सर? एक अच्छी जगह पर आप थे, और साथ ही साथ आपने जैसा कि कहा कि आपको छा जाना था, दिखना था कहीं, आपने टेलीविज़न को चुना, एंकरिंग को चुना, और कई सारे बड़े शख्सियतों के आपने इंटरव्यूज़ किए, और लंबा समय आपने दिया टेलीविज़न जर्नलिज्म में, और उसके बाद वहाँ से निकल कर के अदब की दुनिया। इस दुनिया में इतना शिफ्ट कैसे आ गया? मतलब ये एकदम चेंज हो जाने वाली बात है। हालांकि चूंकि आप टेलीविजन जर्नलिज्म में रहे तो लिखते पढ़ते तो रहे ही होंगे, लेकिन अदब की जो दुनिया है वो बिल्कुल अलग दुनिया है। बिल्कुल अलग, बिल्कुल मुख्तलिफ। उससे आपका राब्ता कैसे हुआ? ऐसा है कि जब मैं टीवी में आया, और ख़ासकर जब मैं ईटीवी में जब मैंने कदम रखा, और तो ये तो सही बात है कि ईटीवी ने मुझे एक नई पहचान दी, एक मतलब वहाँ नया मतलब एक नई परवाज़ भरने का मुझे मौका मिला जो है ईटीवी में, और एक अच्छी खासी पहचान मिली आम लोगों के बीच में भी, सियासतदान के बीच में भी। तो ईटीवी मैंने अपनी ख़ास पहचान बनाई, और ख़ास मतलब जो एक मेरा जो कार्यक्रम मतलब जो थे मेरे मतलब वीकली साप्ताहिक कार्यक्रम थे आमने सामने, तो ख़ासकर उस कार्यक्रम के माध्यम से जो है वो मुझे एक ख़ास पहचान मिली। लेकिन बाद में मुझे ये एहसास हुआ कि ठीक है, मैं कर तो रहा हूँ, मैं पत्रकारिता जो मैं चाहता था मैं वहाँ आ भी गया, उस क्षेत्र में आ भी गया, लेकिन मुझे लगा कि कुछ क्रिएटिव नहीं हो रहा है। मेरे अंदर जो है लग रहा था कुछ खालीपन सा महसूस हो रहा था। मुझे लगा कि क्रिएटिविटी जो है वो जो मैं चाह रहा हूँ वो नहीं है। अब वही हर दिन वही पॉलिटिकल रिपोर्ट, वही पॉलिटिशियंस से बातचीत करना, तो मुझे लगा कि नहीं, ये कुछ क्रिएटिव नहीं हो रहा है। तो क्रिएटिव करने की एक जो चाहत, एक ख्वाहिश मेरे मन में जागी। तो उसके बाद मैं अदब से मैं जुड़ा, मैं उसके बाद मैंने लोगों को पढ़ना शुरू किया, शायरों को पढ़ना शुरू किया जो है, और वो उसने मुझे मतलब अपनी तरफ खींचा जो है। तो मैंने लिखने की कोशिश की, धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। फिर मैं मुशायरे में मैंने जाना शुरू किया, फिर वहाँ भी मुझे दाद मिलनी शुरू हो गई। लोगों ने कहा कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं और आपकी आवाज़, आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत खूबसूरत है। तो ये बातों से मुझे निश्चित तौर पे मुझे जो है इंकरेजमेंट मिला जो है। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे मैंने जो है सो पत्रकारिता को हाशिए पे रखा, और मैं इधर आ गया, अदब की दुनिया में आ गया। हालांकि परेशानियां बहुत आई, जो दुश्वारियां हैं, आप एक मतलब जो है आपको एक नौकरी रहती है, वहाँ आपको पैसे आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं,
तो उसको छोड़ करके आप ऐसे दुनिया में आते हैं तो परेशानियां आती हैं, दुश्वारियां आती हैं। लेकिन चूंकि मेरी वाइफ जो है वो जॉब में है, वो सैलरीड हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर तुम चाहते हो तो यू चेज योर ड्रीम्स। तो उन्होंने मेरी मदद की, उन्होंने कहा कि तुम करो, तुम जाओ। तो निश्चित तौर पर एक सहारा था मुझे, एक संबल था। तो मैं छोड़ के अदब की दुनिया में आया और मैं फिर वहाँ से वो सफ़र जारी शुरू हुआ। जी जी। अदब की दुनिया की और भी खूब सारी बातें, नज़मों की बातें, गज़लों की बातें, आपके उपन्यास की बातें हम आगे करेंगे, लेकिन आपसे अभी कुछ सुनना भी चाहते हैं। कुछ ऐसा जो आपके दिल के बहुत करीब हो, कोई ऐसी नज़्म जो शुरुआती दौर में आपने लिखी हो या अभी भी अगर आपने कभी लिखी हो, जो आप दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? जी, नज़में तो मैंने बहुत लिखी हैं। मेरी नज़मों का एक मजमूआ आ भी चुका है, यह है रात खामोशी और तुम। जी, ये रात खामोशी और तुम। और अभी मतलब इतनी नज़में मेरे पास हैं कि इसके दो संग्रह, दो मजमुआ आ सकते हैं। अच्छा। तो फिलहाल तो ये है रात खामोशी और तुम, ये जो है। तो आपने कहा तो मैं सुनाता हूँ। साहिल लुधियानवी की एक नज़्म है कभी कभी, तो उसी से मैं मुतासिर होकर मैंने भी एक नज़्म लिखी। अच्छा। जिसका उन्वान है कभी कभी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तू ना होती तो क्या होता। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तू ना होती तो क्या होता। न तेरे आने की खुशी होती, न तेरे जाने का गम होता, न दर्द इश्क की खलिस होती, न सिसकती मोहब्बत की कोई रंजिश होती। कुछ भी तो ना होता, कुछ भी तो ना होता। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। न तेरी मुस्कुराहट में मेरी सांसें ठहरती, न मेरी आवाज़ तेरी रूह को छूती, न तेरी खामोशी का होता। कुछ भी तो ना होता, न कोई वादा पशेमा होता, कुछ भी तो ना होता। जो काजल डाला था मैंने कभी तेरी आंखों में, वो आज भी लरसता है। जो काजल डाला था कभी मैंने तेरी आंखों में, वो आज भी लरसता है। वो चांद जिसे देखते हुए तेरे होठों को छुआ था मैंने, वो आज भी तकता है। मेरी उंगली में तेरे होठों का वो लम्स आज भी थरथराता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तू ना होती तो क्या होता। न तेरे आने की खुशी होती, न तेरे जाने का गम होता। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बेहद ही खूबसूरत सर, बहुत शानदार। और जब आपकी नज़मों को और आपकी इस पूरी बात को जब मैं सुन रही थी तो उसमें जिक्र आया चांद का, और चांद के साथ इश्क का भी जिक्र है। और जब आप लिखते हैं तो इश्क और चांद इतना क्यों है, क्यों आपको इतना लगाव है उनसे? क्योंकि कहते हैं कि जो कवि है या लेखक है, साहित्यकार है, वो प्रकृति प्रेमी तो होते ही हैं, लेकिन आपने उस प्रकृति में से चांद को ही क्यों चुना? आपको क्यों लगा कि चांद बहुत ज़रूरी है? क्योंकि आपकी कई सारी रचनाओं में चांद नज़र आता है। चांद मेरे मतलब 90-95% अगर वो फीसद नज़मों में चांद का जिक्र हुआ है, तो चांद से मेरा ख़ास राब्ता है। वैसे ही राब्ता है जैसे आपका राब्ता माशूका से होता है या माशूक से होता है, वही राब्ता मेरा चांद से। और चांद से ऐसा है कि आप मेरी नज़मों में देखेंगी कि चांद कभी मेरी खिड़की पे आता है, कभी मेरे सिरहाने बैठता है, कभी मेरे साथ भी सोता है, कभी शिकवा शिकायत भी करता है। तो चांद से बड़ा ख़ास रिश्ता रहा है। और चांद को मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, चांद मुझे नहीं छोड़ पा रहा है। तो आगे भी मुझे लगता है कि जितनी नज़में आएंगी उसमें, और लोग कहते भी हैं कि आपकी नज़मों में पता नहीं ये चांद कहाँ से आ जाता है, चांद का जिक्र होता रहता है। तो चांद से ख़ास राब्ता है मेरा जी। और मैं देखता भी रहता हूँ चांद को, ख़ासकर जब पूनम का चांद होता है या जिस तरह का होता है, तो मैं उसे देखता रहता हूँ। जी जी। सर, नज़मों पे बात हो रही थी, गज़लों पे बात अभी हम कर रहे थे, उपन्यास पर आते हैं। आपने कई सारे उपन्यास लिखे हैं, अभी आपका एक हालिया उपन्यास भी आने वाला है, क्या कुछ बताना चाहते हैं उस उपन्यास के बारे में? जी, दिसंबर में मेरा तीसरा उपन्यास आ रहा है, माई पापा इज़ ग्रेट। अच्छा। माई पापा इज़ ग्रेट हिंदी में ही है, नाम तो अंग्रेजी में माई पापा इज़ ग्रेट, लेकिन ये हिंदी में ये उपन्यास है ये। और ये एक बाप बेटी के बीच का रिश्ता है, बहुत ही इमोशनल रिश्ता है जी। और ये रिश्ता तब बनता है कि जब वो जो बाप है, उसकी वाइफ जो है उसे छोड़कर चली जाती है, किसी और के साथ लिव इन में रहने लगती है। अच्छा। क्योंकि उसकी जो महत्वाकांक्षा है वो बहुत बड़ी, वो चाहती है कि मेरा बहुत बड़ा बंगला हो, महंगी महंगी गाड़ियाँ हो, नौकर चाकर हों, और ये वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, वो थिएटर आर्टिस्ट है, उतने पैसे नहीं है, लेकिन वो मोहब्बत बहुत करता है अपनी पत्नी से, लेकिन वो नहीं, उसको पैसे चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब धन चाहिए, पैसे चाहिए, ऐशो आराम चाहिए। तो वो पति को छोड़कर चली जाती है, एक अरबपति के पास लिव इन में रहने लगती है।
और चाहती कि मैं बेटी को भी ले जाऊं, लेकिन बेटी नहीं जाती है। बेटी बाप के साथ रह जाती है और बेटी को लगता है कि मेरे बाप के पास जो खुददारी है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो मेरी माँ के पास नहीं, और वो अपने फादर के साथ रह जाती है। अच्छा। और जो बार बार कहती है कि माई पापा इज ग्रेट, और वो प्रूव करती है आखिर में आकर, उपन्यास के आखिर में आकर वो प्रूव करती है कि माई पापा इज ग्रेट। अब तो मुझे लगता है कि जो पाठक हैं वो पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से गुजरेंगे उस पूरे उपन्यास से। अगर मैं आपके पहले उपन्यास की भी चर्चा करूं सर, तो उसमें भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की चर्चा है, इसमें लिव इन की चर्चा है। क्या ये आपको एक समस्या लगती है इस दौर की, या आप इससे क्यों इतना मुतासिर है? क्यों ये हर नॉवेल में ये एक छोटा सा हिस्सा रह रहा है? हाँ, वो जो पहला नॉवेल है खामोश लम्हों का सफ़र, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे है। मुझे लगता है कि विवाहेतर प्रेम जो है आज के दौर की वो हकीकत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब ये 100% है, लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे कि, और ख़ासकर महानगरों में तो ख़ासकर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो बहुत आम बात हो गई है। लेकिन मैं एक फ़र्क करना चाहूँगा उसमें। अच्छा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में मेरा जो नॉवेल है वो पूरी तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जहाँ कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप का कोई मतलब वो तकाजा नहीं है। वो इमोशनल है, वो जुड़ता है। ये बस एक जस्ट चांस, वो कोइंसिडेंस है कि वहाँ नायिका भी शादीशुदा है और नायक भी शादीशुदा है, लेकिन वो अफेयर है, रिलेशनशिप नहीं है। रिलेशनशिप में जब आप होते हैं तो ज़रूर नहीं है कि आपका वहाँ इश्क हो, मोहब्बत हो, या कोई मतलब इमोशनल रिलेशनशिप हो वहाँ पे, लेकिन यहाँ इमोशनल रिलेशनशिप है। तो खामोश लम्हों का सफ़र, और वो सफ़र जो है बड़ी खामोशी से चल रहा है, जहाँ किसी को एहसास भी नहीं होता कि ये चल रहा है। ऑफ कोर्स बाद में जो नायिका है उसके पति को भी पता चलता है, पत्नी को भी कुछ शक हो रहा है कि कुछ मामला जो है कुछ गड़बड़ है। तो वही है। लेकिन हाँ, ये है कि वो नॉवेल लोगों ने बहुत पसंद किया जी। और मुझे उस पर काफ़ी फ़ोन भी आए, पूरे देश से, कई शहरों से फ़ोन आए। लोगों ने कहा कि जब मैं उस नॉवेल को मैं पढ़ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ, उस तरह से वो मंजर गुजर रहा है। उस तरह से मैं चाहूँगा कि आप भी कभी पढ़िएगा तो मुझे बताइएगा, आप जो है सो अपना रद्द अमल दीजिएगा, कैसा लगा आपको वो नॉवेल। सर, अभी तक जो चर्चा हम कर रहे हैं उसमें मुंबई कहीं नहीं नज़र आ रहा है। अब चलते हैं ज़रा मुंबई की तरफ, और आप मुंबई की तरफ जब जाते हैं तो वहाँ आप गीत लिखना शुरू करते हैं, और गीत एक सर्टेन मीटर पर लिखा जाता है, एक तरीके से लिखा जाता है, एक ट्यून के साथ लिखा जाता है। गीतों की तरफ कैसे रुझान हुआ, और कैसे लगा कि हम भी इस मीटर पर और इस ट्यून पर कुछ लिख पाएंगे या फिट बैठ पाएंगे? हाँ, गीत लिखने बिल्कुल सही कहा। लिरिक्स जो है वो बिल्कुल अलग क्राफ्ट है। उसमें भी वो मीटर देखा जाता है, उसमें भी काफिया और रदीफ वगैरह मिलाए जाते हैं, जो मतलब मुखड़े का जो आखिरी लाइन है उसमें मिलाया जाता है। तो बिल्कुल एक नया क्राफ्ट है वो भी जो है सो। मैंने लिखना क्यों शुरू किया, कैसे शुरू किया, ये आपका ये सवाल है। तो जब मैं मुशायरे में जाता था तो वहाँ जो नाज़रीन होते थे, जो दर्शक होते थे, उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छी नज़में करते हैं, मुझे लगता है कि आप गीत भी बहुत अच्छा लिख सकते हैं। अच्छा। तो मैंने कोशिश की, मैंने जब लिखना शुरू किया तो मैंने कुछ कोशिश की, कुछ लोगों से दिखाया, तो उसने कुछ बताया कि हाँ इसमें ऐसे सुधार हो, ऐसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फिर धीरे धीरे मैं मतलब उस क्राफ्ट को मैं समझने लग गया। मैं उसके बाद तो मुझे पूरी तरह से मैं समझ में आने लगा कि वो कैसे लिखा जाता है। तो बहुत सारे गीत लिखे हैं, और अभी मुंबई में तो कई जगहों पर मेरी बातचीत भी चल रही है। कविता सेठ एक बड़ी सिंगर हैं, सूफी सिंगर और गज़ल सिंगर। उन्होंने मेरा एक गीत जो है सो कंपोज भी किया है, मुखड़ा किया है कंपोज। और अभी फाइनली भी आना बाकी है, लेकिन उन्होंने पसंद किया उसको जो है। फिर उसके बाद जो है अभी एक फिल्म भी आ रही है, देवदास पे बेस्ड है वो। अच्छा। देव इन डार्क। अच्छा। वो मुझे लगता है कि वो मार्च में वो फिल्म रिलीज होगी वो जो है। अच्छा। और यही बिहार के वो डायरेक्टर हैं। उसमें भी मैंने एक गीत उसके लिए भी लिखा है। उन्होंने सिचुएशन बताई कैसे ऐसे ये है, इस पे आप इस सिचुएशन पे लिखे आप। अच्छा। तो मैंने उनको लिख के दिया, पसंद भी आया। तो मुझे लगता है कि संभव तो बातचीत चल रही है उनकी शान से। शान गाएंगे, अब देखते हैं कौन गाते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग जनवरी में है, तो इंशाअल्लाह वो मुझे लगता है कि वो मार्च में जब फिल्म आएगी तो उसमें आपको मेरे गीत सुनाई पड़ेंगे। जी। और भी कई लोगों से मेरी बातचीत चल रही है जी। और देखिए सर, बात अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की करें तो ये जो आपकी कहानियां हैं या ये जो आपके नॉवेल्स हैं, इसे अगर
अगर कोशिश किया जाए कि इस पर एक फ़िल्म बनाई जाए, शॉर्ट फिल्म या एक पूरी की पूरी फीचर फिल्म भी बनाई जाए, तो कोई दिक्कत नहीं नज़र आती है, क्योंकि कहानी में इतने एंगल्स हैं और साथ ही साथ कहानी में जो क्लाइमैक्स है वो इतना शानदार रहता है, जो आप लिखते हैं या जो आपके नॉवेल्स हैं, तो उस पर फिल्में भी बन सकती हैं। तो क्या फिल्में बनाने का कोई विचार है कि इन नॉवेल्स पे या इन कहानियों पे? मैं अभी जो मुंबई में रह रहा हूँ, तो सिर्फ मतलब एक चीज़ को लेकर नहीं रह रहा हूँ कि मुझे गीत लिखना है जी। मेरे साथ मतलब सहयोग से ये कह लीजिए कि डायमेंशंस कहीं हैं। मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ जी, मैं समझ रही हूँ। लेकिन मैं कहानियाँ भी लिखता हूँ, बिल्कुल, नज़में भी लिखता हूँ, गीत भी लिखता हूँ, डायलॉग भी लिखने की बात मतलब अगर मैं आ जाएगा तो मैं डायलॉग भी मैं लिख सकता हूँ जी। क्योंकि जो आप नॉवेल मेरा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मतलब मैं संवाद भी लिख सकता हूँ। तो फिल्म मतलब जो कहानियाँ हैं, मतलब खासकर मेरी कुछ कहानियाँ हैं, मेरे नॉवेल हैं, उनको लेकर भी बातचीत चल रही है। अच्छा। ऑफ कोर्स अभी बात मतलब फाइनल नहीं हुई है, लेकिन अंदाज मैं करता हूँ, अंदाजन कि वो हो जाना चाहिए। और मेरी एक कहानी आई थी पाखी में 1-1.5 साल पहले। अच्छा। काफ़ी मतलब कंट्रोवर्शियल भी कहानी हो गई थी वो, खरोंचे। अच्छा। तो उसको लेके भी बातचीत हो रही, बहुत ही बोल्ड कहानी है वो। और तो उस पर पहले तो शॉर्ट फिल्म की बात हुई। अच्छा। लेकिन अभी फुल फ्लेजेड उस पर मतलब उसकी मतलब फिल्म की बात बनाने की हो रही है। हाँ, फुल फ्लेजेड एक फिल्म जो है 1 घंटा 10 मिनट की बातचीत चल रही है। तो अभी उनको प्रोड्यूसर फाइनेंसर से बातचीत चल रही है। कहानी उन्हें बहुत पसंद आई है और कहानी बहुत भी बोल्ड भी है, लेकिन देखिए उसका कैसा रिएक्शन रहता है। फिर मेरा ये जो दूसरा नॉवेल है फासले दर फासले जी, इसको लेके भी 2-3 लोगों से मेरी बातचीत हुई है। एक जगह तो तकरीबन वो फाइनल हो चुका है तकरीबन, लेकिन वो देखिए ये जो है ये कम्युनल राइट पे है और कम्युनल मतलब डिसहार्मोनी पे है। अच्छा। किस तरह से हो रहा है, लेकिन इसके पस मंजर में ये कम्युनल राइट भी चल रहा है, इसके पस मंजर में जो एक खूबसूरत प्रेम कहानी भी चल रही है, इस पे भी बातचीत चल रही है। तो देखिए कैसे क्या होता है। अभी अनुभव सिन्हा एक बड़े डायरेक्टर हैं जी, बिल्कुल, उनको मैंने दिया है ये फासले दर फासले, तो उनसे भी बातचीत चली। कई सारी कल्ट फिल्में उन्होंने बनाई हैं। मैंने कहा कि मतलब सफ़र जारी है, मंजिल कहाँ तक कैसे क्या मिल पाता है जी। तो कोशिश मैं कर रहा हूँ। दौर सर अब वेब सीरीज़ का भी आ चुका है और लोग OTT प्लेटफॉर्म पे फिल्में अब ज़्यादा देख रहे हैं, लोग थिएटर्स में कम जा रहे हैं, तो क्या वेब सीरीज़ लिखने का कोई प्लान है या ये कहानियाँ वेब सीरीज़ में भी लिख चुका हूँ? अच्छा, मैं लिख चुका हूँ, प्लान ही नहीं है। मैं जब मुंबई पहुँचा तो मुंबई पहुँचते ही 6 महीने के बाद मैंने एक वेब सीरीज मैंने लिखा था, वो पॉलिटिकल वेब सीरीज है। अच्छा। राजनीति एक धर्म युद्ध, उसका मैंने टाइटल दिया, हो सकता है बाद में नाम बदल जाए उसका। तो मैंने वो लिखा है और वो देखिए, चूँकि वो भी पूरी तरह से वो जो एक सियासत बेस्ड है, वो पॉलिटिकल बेस्ड है, वो जो कैसे होता है। और उसमें जो है प्रोटैगनिस्ट जो है एक महिला है। अच्छा। वो जो महिला वही पूरा तय करती है कि किसको हटाना है, किसको टपकाना है, किसको CM बनाना है, किसको MLA बनाना है, वगैरह वगैरह जो है वही तय करती है। ऑफ कोर्स लास्ट में आते आते वो खुद भी राजनीति का शिकार होती है, क्योंकि वो महिला ही पूरा तय करती है जी, तो वही प्रोटैगनिस्ट है, वही उसकी बेस मतलब दूरी है जी। सर एक और आखिरी सवाल आपसे जानना चाहते हैं कि अगर कोई नया लेखक है, कोई नया राइटर है, कुछ लिखना चाहता है, रचना चाहता है, मन में तो बहुत सारे लोगों के बहुत तरीके के भाव आते हैं, लेकिन बहुत कम ही हैं जो उसे कागज़ पर उतार पाते हैं और बहुत कम है जो उस कागज़ को भी किसी मंच पर लेकर के जा पाते हैं। ऐसे में हम ये समझना चाहते हैं कि नए राइटर्स को आप क्या कहना चाहेंगे और कौन से आपके ऐसे फेवरेट राइटर्स हैं, उपन्यासकार हैं जिन्हें आप पढ़ते हैं, जिन्हें आप ज़्यादा सुनते हैं? जो नए लिखने वाले हैं उनको मेरा मशवरा होगा कि पहले तो वो खूब पढ़ें। अच्छा। वो ओवरनाइट जो मतलब होता है ना पॉपुलैरिटी और मकबूलियत पाने की जो ख्वाहिश होती है, उसके चक्कर में ना पड़े, वो पहले वो खूब पढ़े। मैं देखता हूँ लिखते हैं लोग कहते हैं कि मैंने गज़ल लिखी है, लेकिन बहुत सारी गलतियाँ भी होती हैं उसमें। गज़ल में भी मीटर है, सब कुछ है, उसका एक व्याकरण है, तो उसकी भी जो है, या नज़्म भी लिखते हैं तो बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। तो पहले तो वो खूब पढ़ें। वो और बहुत सारे हैं, वो जॉन इलिया को पढ़ें, वो क्या कहते हैं फैज़ को पढ़ें, कैफ़ी आज़मी को पढ़ें, गुलजार को पढ़ें, पढ़ने के लिए बहुत हैं, परवीन शाकिर को पढ़ें, इन लोगों को वो पढ़ें और जानें कि इसका क्राफ्ट क्या है, कैसे लिखा जाता है, वगैरह वगैरह जो है। आपने जहाँ तक कहा कि मेरी पसंद के जो शायर जो हैं, तो एक तो नहीं है, कई शायर हैं। जॉन एलिया मेरी पसंद के बहुत अच्छे शायर हैं, और जो आप देखेंगे जॉन एलिया को तो क्या लिखते हैं, तुम बहुत नज़दीक आती जा रही हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया है क्या जी। अब ये 2 लाइन से आप समझ सकते हैं कि क्या इसमें इम्पैक्ट है कि तुम बहुत नज़दीक आती जा रही हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया है क्या।
गुलजार मेरे बहुत पसंदीदा शायर और गीतकार हैं। गुलजार के का तो खैर मतलब जो इमेजरी आप देखेंगे तो बहुत मुख्तलिफ है वो, बिल्कुल, बहुत ही मतलब वो कभी कभी लगता है कि ये कहाँ से आया। हाँ। तो फिर मैं सोचता हूँ ये गुलजार ही कर सकते हैं। हमने देखी है उनकी आंखों में महकती खुशबू, इस तरह से। तो आंखों में महकती खुशबू, ये जो इमेजरी वो गुलजार का ही हो सकता है। या लफ्ज़ बैठते ही नहीं कागज़ पर, तितली की तरह उड़ते फिरते हैं। कब से बैठा हूँ सादा कागज़ पे लिख के नाम तेरा, तेरे नाम से बेहतर भी नज़्म क्या होगा। इस तरह से जो है वो तो गुलजार का अपना एक है। फिर उर्दू ज़बान पर जो गुलजार ने जो लिखी है तो वो भी बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि उसके बाद आपको जो है मुझे लगता है कि बशीर बद्र, निदा फाजली, बिल्कुल निदा फाजली बहुत खूबसूरत नए राइटर्स, बिरात इंदौरी साहब भी अब तो फौत हो गए, लेकिन उनको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत कमाल के शायर हैं। को भी आप पढ़िए तो आपको लगेगा कि बहुत मतलब जो है। अब देखिए कुछ लाइन में बताता हूँ, जैसे निदा फाजली का जो है, हर आदमी में होते हैं 10-20 चेहरे, हर आदमी में होते हैं 10-20 चेहरे, जिसे भी देखना हो कई बार देखो। जी बिल्कुल। तो आप देखिए कि एक आदमी अंदर कुछ होता है, बाहर कुछ होता है, और इस 2 मिसरे से निदा फाजली ने कितनी खूबसूरत बात कह दी है। जी। या घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें आज किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। बहुत सहज लिखते हैं और इतना कमाल का ये सारे लोग लिखते हैं। और मुझे लगता है कि जो लोग नया कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, नया रचने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसा कि नीलांशु रंजन जी ने कहा, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छा पढ़िए, बेहतर पढ़ेंगे तभी बेहतर लिख पाएंगे। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों के लिए आपने वक्त निकाला, इतनी अच्छी बात आपने उनसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया।